सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद धर्मवीर पीडी क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो को लेके आ गए हैं। सेकेंड ईयर का कोड है आधुनिक हिंदी कविता, जो कि आपका BHDC 133 है। तो हम इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं, उसके बारे में एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो इसका जो बात कर लेते हैं, तो इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से पहले हम कुछ ऐसे टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं ताकि आप लोगों को पता चल सके कि क्या क्या इसमें पॉइंट्स कवर होते हैं। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं अपने कुछ पॉइंट्स की। ठीक है, तो हम आ जाते हैं हमारे टॉपिक्स पे। तो हमारा टॉपिक्स, जैसे कि आप लोग नोटपैड निकाल लीजिए आप लोग लिखने के लिए। ठीक है, तो ये आपका जो आधुनिक हिंदी कविता है, इसमें आपके 3 सेक्टर डिवाइड है, यानी कि 3 क्षेत्र में ये आपका आधुनिक हिंदी कविता देखने को मिलता है। पहला आपका आता है भारतेंदु कविता। ठीक है, भारतेंदु युग आता है। दूसरा आपका द्विवेदी युग आता है। तीसरा आपका छायावादी युग आता है। ठीक है, तो हम भारतेंदु युग के कवियों के बारे में देखेंगे। तो उनका नाम लिख लीजिए कि कौन कौन से भारतेंदु युग के कवि हैं, उनके नाम लिख लीजिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनके कवियों के जो नाम है ना, आप इनके जो क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग इन कवियों के नाम लिख के अपने आंसर्स को और ज्यादा इंप्रूवमेंट बना सकते हो, या फिर बोल सकते हो अट्रैक्टिव बना सकते हो, नॉलेजेबल बना सकते हो। ठीक है, तो आपके एग्जाम में जो आपके मार्क्स आएंगे बहुत अच्छे आएंगे। ठीक है, तो आप लोग लिखिए भारतेंदु युग के कवि के नाम। ठीक है, तो इसका जो टाइम पीरियड रहता है हमारे भारत में, भारतेंदु युग का, जिसमें हम ये देखेंगे, जो टाइम पीरियड होता है आपका 1850 से लेके 1900 तक आपका भारतेंदु युग रहता है। ठीक है, 1850 से लेके 1900 तक तहत आपका भारतेंदु युग रहता है। अगर इसकी भी बात कर ली जाए तो भारतेंदु युग का जो विकास है, जिन मतलब लेखन का विकास है, वो आपका 1875 में माना जाता है भारतेंदु युग का विकास। ठीक है, 1875 में आपका भारतेंदु युग का लेखन क्रिया का विकास माना जाता है। इसमें जो अब पहले कवि आते हैं, कवियों का नाम लिखिए। भारतेंदु युग हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है, इन्हीं के नाम से भारतेंदु युग का नामकरण हुआ था। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र पहले कवि हैं। दूसरे आपके बद्री नारायण चौधरी। तीसरे आपके मेघघन। चौथा आपका प्रताप नारायण मिश्र। पांचवें आपके ठाकुर जगमोहन सिंह। छठे आपके अंबिका व्यास। ये आपके भारतेंदु युग के कुछ महत्वपूर्ण, या फिर बोल सकते हो प्रमुख कवि है। अब उसके बाद हमारा अगला आ जाता है, अगला युग आ जाता है द्विवेदी युग। अब द्विवेदी युग का जो टाइम पीरियड रहता है ना, वो आपका 1900 से 1918 तक रहता है। द्विवेदी युग का टाइम पीरियड, यानी कि जब द्वितीय विश्व समाप्त हुआ था उसी टाइम तक द्विवेदी युग रहता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसमें जो आपके आते हैं ना, महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से ही इसका नामकरण द्विवेदी युग पड़ा था। जैसे देख लो, नाम के लास्ट में क्या है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो उन्हीं के नाम से आपका द्विवेदी युग पड़ा था। ठीक है, अब उसके बाद इसमें और लेखक कवि आ जाते हैं। मैथिली शरण गुप्त, पंडित रामचरित उपाध्याय, अगले हैं राय देवी प्रसाद, फिर उसके बाद अगले हैं नाथूराम शर्मा। ये आपके द्विवेदी युग के कवि हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला युग आ जाता है छायावादी युग। छायावादी युग के जो लेखक हुए, वो आपके जयशंकर प्रसाद। इसका जो टाइम पीरियड पहले बात कर लेते हैं, तो 1918 के बाद से ही आपका छायावादी युग माना जाता है, लेकिन जो इसका विस्तार है ना, 1920 में हुआ। माना तो जाता है 1918 तक ही, 18 से ही माना जाता है, लेकिन इसका जो विस्तार है 1920 से लेके 1936 तक रहा। ठीक है, छायावादी युग का टाइम पीरियड क्लियर हो गया। अब इसके अंतर्गत जो
प्रमुख लेखक जो बात कर लेते हैं तो जयशंकर प्रसाद। अगले हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सुमित्रानंद पंत। अगले हैं ये महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा के बाद आ जाते हैं पांचवे आपके लेखक पंडित माखन लाल चतुर्वेदी। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और इसके बिना पेपर नहीं बनता। क्यों? क्योंकि ये पूरा बुक इसी क्वेश्चन पे डेडिकेटेड है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। तो भारतेंदु युग हिंदी काव्य की पृष्ठभूमि बताइए, या फिर भारतेंदु युग के हिंदी काव्य के पृष्ठभूमि पर चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन जरूर पूछा है एग्जाम पे, जरूर पूछा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आंसर की। तो इस काल में साहित्य में बदलाव, पीछे राजनीति और अलग अलग व्यवस्थाओं में यहाँ पे सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक कारणों का मौजूदगी रही है। बात कर लेते हैं इस युग का। तो भारतेंदु युग में जो आपका देखा जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से इस युग का नामकरण भारतेंदु युग हुआ। ठीक है, जो कि पूरे विश्व में एक महत्व रूप से यहाँ पर नए नए युगों का और नए नए व्यवस्थाओं का परिवर्तन स्वरूप हुआ। ठीक है, भारतेंदु युग जैसे कि हम जानते हैं कि आपका 1850 से लेके, हाँ जी, ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं। तो इस युग में जो आपकी पर नए नए युगों का, नए नए व्यवस्थाओं का यहाँ पे उत्पन्न हुआ, तो उसे ही हम काव्य के रूप में यहाँ पे पृष्ठभूमि देखेंगे। तो भारतेंदु का नया जागरण देखा गया कि यहाँ पे अलग अलग लेखकों ने अपना विस्तार किया, अलग अलग भाषा और अलग अलग कृत्रिम व्यवस्था के माध्यम से हिंदी भाषा का स्वरूप बदलते हुए इनको आगे बढ़ाया। ठीक है, इन लेखकों की बात कर ली जाए तो इनमें आपका जो पृष्ठभूमि है, पृष्ठभूमि का मतलब होता है कि यहाँ पे स्टेप, यानी कि कैसे यहाँ पे मतलब काव्य की जो पृष्ठभूमि है, यहाँ पे बताया गया है कि कौन से स्वरूप का उद्भव हुआ। उद्भव का मतलब यानी कि जन्म हुआ था। ठीक है, तो पहला आ जाता है हमारा राजनीतिक पृष्ठभूमि। राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात कर ली जाए तो 1857 में जो हमारे हमारे भारत में अंग्रेजी शासन व्यवस्था के विरुद्ध हमने स्वतंत्रता मतलब संग्राम जो आंदोलन छेड़े थे, जिसके अंतर्गत वो राजनीतिक से संबंधित था। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर किस तरीके से हमारे भारत में हमारे ऊपर शासन किया जाता था, अंग्रेजों का शासन किया जा रहा था, तो वो आपका राजनीति तो के तौर पे ही किया जा रहा था ना। तो भारत में जिस तरीके से कच्चे मालों का प्रयोग करके बोल सकते हैं कि हमारे भारत में कच्चे मालों का मतलब ले जाके इंग्लैंड में उसमें क्या पक्के मालों को बदलकर हमें ही क्या महंगे दामों में बेचा जा रहा था। तो ये भी तो एक राजनीति थी ना। अंग्रेजी शासन व्यवस्था हमें हमारे ऊपर शोषण कर रहा था। ठीक है, सन 1857 में जो आपका जनमत विद्रोह आंदोलन हुआ था, यानी कि जनमत विद्रोह आंदोलन, जैसे कि हमारी जनता ने अंग्रेजी शासन व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि इंडिया कंपनी की तरफ से जिस तरीके से उसका बहिष्कार किया जाने लगा, तो ये आपका राजनीतिक पृष्ठभूमि है, जिसके अंतर्गत हमने ये देखा कि यहाँ पर अलग अलग व्यवस्थाओं ने सरकार का जो परिवर्तन स्वरूप है हमारी राजनीति अनुसार जो चल रही थी उसका संभालने के लिए यहाँ पे ये स्थितियां उत्पन्न हुई थी। ठीक है, अब इसके अंतर्गत हम और भी बात कर लेते हैं। सरल शब्दों में कहा जाए ना, तो राजनीतिक पृष्ठभूमि में हमें ये देखने को मिला कि यहाँ पे जो आपका 1856 में, यानी कि 1856 में लॉर्ड लॉर्ड आपके कैनिंग के द्वारा उनकी क्रूरता के रूप में आपका देखा गया कि उन्होंने जिस तरीके से आपका देखा गया कि कारतूसों में गाय और सुअर के चमड़े प्रयोग किए जाने लगे और पंडितों का जो बोल सकते हो धर्म उसका नाश किया गया। तो इसी व्यवस्था के रूप में हमें जब पता चला कि हमारी इस व्यवस्था का स्वरूप जो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी है कारतूसों में गाय और सुअर का मांस प्रयोग में ला रहा है उसे तैयार करने के लिए, तब जाके यहाँ पे हमने स्वतंत्रता संग्राम क्रांति या फिर आंदोलन का बिगुल बजाया था। बिगुल का मतलब यानी कि दंग जंग छेड़ दिया था। ठीक है, जिसके अंतर्गत ये आपका राजनीतिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत आता है। क्लियर हो गया? रुक जाओ मैं बताता हूँ। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है सामाजिक पृष्ठभूमि, सॉरी सब हेडिंग है सामाजिक पृष्ठभूमि। सामाजिक पृष्ठभूमि की बात कर ली जाए तो हमारे समाज में, यानी कि देखो सामाजिक यानी कि हमारा समाज से संबंध है। देखो हम क्या है ना कि शब्दों का संधि विच्छेद करके भी ना, शब्दों को तोड़ मोड़ के भी ना हम समझ सकते हैं कि भाई वो पूछ क्या रहा है। सामाजिक पृष्ठभूमि की बात कर लेते हैं।
तो हमारे समाज में जो कृत्रिम चल रहा था, कृत्रिम का मतलब है कि हमारे समाज में जो स्वरूप चल रहा था, जिसके अंतर्गत जाति धर्मवाद, जिस तरीके से ऊंच नीच बोल सकते हो रूढ़िवादी धारणा, जो हमारे रूढ़ि व्यवस्थाओं का जो भरपूर रूप में हमारा जो पर्दा प्रथा, ठीक है, बहुविवाह, पुनर्विवाह आपका बोला गया, ठीक है। उसके बाद आपके जो स्त्रियों के लिए आपका पर्दा प्रथा, सती प्रथा और अशिक्षा समाज जिस तरीके से स्त्रियों को शिक्षा देने से वंचित कर रहा था, तो ये हमारी सामाजिक व्यवस्था था, समाज की पृष्ठभूमि के रूप में देखा गया। तो इसमें हमने देखने को मिला कि यहाँ पे जिस तरीके से समाज में अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पे क्या है, लड़कियों को जो शिक्षा देने से वंचित किया गया, ठीक है, या फिर अंग्रेजों के द्वारा फूट डालो और राज करो नीति समाज में लाया गया था, ठीक है। समाज में नारियों के लिए कोई व्यवस्था, कोई स्वरूप नहीं था। समाज में नारियों की जो विचारधारा थी, बस नारियों के लिए जो विचारधारा थी कि बस ये तो एक बच्चे संभालने और बच्चा पैदा करने के लिए ही इनका अस्तित्व है, ठीक है। तो ये समाज की जो धारणा थी ना, तो अलग अलग विद्वानों ने इसको बोल सकते हैं कि परिवर्तन करते हुए अलग अलग लेखकों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसके अंतर्गत सबसे पहले इन्होंने रूढ़िवादी विचारधारा को हटाते हटाते अपने जो हमारे देश में अंधविश्वास था, जैसे बलि देने की व्यवस्था भी हमारे सामाजिक पृष्ठभूमि में ही आया कि भाई लड़कियों की बलि दी जाती थी कि हाँ, हम अपने शांति को बनाए रखने के लिए लड़कियों का बलि देंगे तो हमारा ईश्वर हम पे से प्रसन्न होगा। ये जो आपके बोल सकते हो अंधविश्वास की व्यवस्था थी ना, तो हमारे अंधविश्वास, रूढ़िवादी और आपके बोल सकते हो बहुलवादी जो व्यवस्था थी, ये हमारे समाज को खोखला कर रहा था। जिसके तहत हमें ये देखने को मिला कि अलग अलग लेखकों ने, अलग अलग साहित्यकारों ने हमारे समाज का इस दुर्व्यवस्था को इन्होंने अपने लेखन क्रिया के माध्यम से हमारे समाज में उजागर करने का प्रयास किया गया, या फिर हमारे समाज में इसका अस्तित्व है उसको बेहतर करने का प्रयास किया गया था, ठीक है। तो इसमें आपके बोल सकते हैं राजा राम मोहन राय, ठीक है, राजा राम मोहन राय, इनके द्वारा आपका देखा गया कि जो आपका सती प्रथा, आपका बोल सकते हो कि जिस तरीके से आपका सती प्रथा पर प्रतिबंध इनके द्वारा लगाया गया, ठीक है। उसके बाद ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा आपका देखा गया कि विधवा विधवा से इन्होंने शादी करके विधवा व्यवस्था यानी कि बोल सकते हो कि पुनर्विवाह या फिर पुनर्विवाह की व्यवस्था समाज में लागू किया गया। ईश्वर चंद्र के द्वारा ये देखा गया कि समाज में जो इंसान की धारणा थी कि हाँ, अगर किसी का पति मर जाता है, अगर उसकी कम आयु हुई है, अगर वो मतलब जैसे कि उसका भी जीवन अभी शुरू ही हुआ है, अगर उसका पति मर जाता है, तो समाज में धारणा था कि भाई वो या तो वो अपने पति के साथ जल के सती होने का पवित्रता प्रदान करे, यानी कि मतलब दूसरे को प्रदान करे, ठीक है। तो ये क्या है, तो इनके द्वारा आपका देखा गया कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा एक विधवा से शादी करके इन्होंने समाज में एक नया दर्शन उत्पन्न किया, और यहाँ पे इन्होंने समाज को एक आईना दिखाते हुए समाज की जो स्थिति है उसमें महिलाओं का जो योगदान है वो महत्वपूर्ण बताते हुए इन्होंने समाज में महिलाओं के लिए अपना अस्तित्व स्थापित किया था, ठीक है। तो यहाँ पे दो आपके नाम लिख सकते हो, एक राजा राम मोहन राय जिसके द्वारा आपका देखा सती प्रथा का प्रतिबंध लगाया गया, उसके बाद आपका देखने को मिला कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा आपका देखा गया कि उन्होंने विधवा व्यवस्था यानी कि विधवा विवाह का दोबारा पुनर्विवाह के रूप में प्रसारित किया था, ठीक है। अब उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट आ जाता है, जो थर्ड पृष्ठभूमि है, साहित्यिक पृष्ठभूमि। साहित्यिक पृष्ठभूमि की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे साहित्य व्यवस्थाओं का स्वरूप देखने को मिलता है, जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि यहाँ पे अंग्रेजों के द्वारा अलग अलग साहित्य या फिर बोल सकते हो कि अंग्रेजों के द्वारा जिस तरीके से यहाँ पे विद्यालयों की स्वरूप या स्थापना किया गया था, उसके रूप में अलग अलग लेखकों ने अपना साहित्य के माध्यम से हमारे समाज में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था का समाप्त करते हुए अंग्रेजी व्यवस्था पर कटाक्ष व्यंग करते हुए अपने साहित्य को विकास किया। 18वीं शताब्दी के अंत में साहित्यिक पृष्ठभूमि की जो बात कर ली जाए तो यहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ यहाँ पे 19वीं सदी के अनेक जो बोल सकते हो बुद्धिजीवी विद्यालय व्यवस्था का स्वरूप यहाँ पे स्थापना किया गया। पहले बात कर लेते हैं तो 1800 में कलकत्ता फोर्ट विलियम कॉलेज का विस्तार आपका अंग्रेजों के द्वारा स्थापना किया गया। 1800 में आपका कलकत्ता फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी, ठीक है। उसके बाद आपका देखने को मिला कि अलग कॉलेज की बात कर लेते हैं तो हमारा अलग कॉलेज है आपका जो है राजा राम मनोहर के द्वारा राजा राम मोहन राय के द्वारा आपका देखा गया कि 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी, ठीक है। 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी, ठीक है। उसके तत्पश्चात आपका देखा जाता है कि आगरा कॉलेज की स्थापना 1823 में किया गया था। 1823 में आगरा कॉलेज की स्थापना किया गया था, ठीक है। अब उसके तत्पश्चात आपका देखने को मिलता है कि यहाँ पर
जो आपका बरेली कॉलेज की स्थापना है वो 1833 में किया गया था। 1833 में बरेली कॉलेज की स्थापना की। ठीक है, तो देखो बरेली कॉलेज की हम स्थापना जो है वो आपका 1837 में हो रखा है, ठीक है। तो आप लोग इसे करेक्ट कर लीजिएगा, 1837 में आपका बरेली कॉलेज की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो इन कॉलेजों के माध्यम से हमें ये देखने को मिला कि यहाँ पे जो लेखक अब धीरे धीरे शिक्षित होने लगे, समाज शिक्षित होने लगा। ठीक है, तो लेखकों के द्वारा जो साहित्य लिखा गया या फिर जो साहित्य का वर्णन किया गया, उन साहित्यों को समझने में अब लोग भी सक्षम होने लगे। तो इसे ही साहित्यिक पृष्ठभूमि कहा गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे लेखकों के द्वारा जो रचनाएं किया जाने लगा था, तो उन रचनाओं के माध्यम से क्या हुआ, लोग अपने आजादी के लिए, अपने आजाद फौज के लिए, अपने आजाद हिंद के लिए उन्होंने अपने अधिकारों को आगे बढ़ाने लगे थे। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये था आपका क्वेश्चन जिसमें हमने ये देखा कि आपका भारतेंदु युग हिंदी काव्य की पृष्ठभूमि। ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलते हैं, तो हमारा अगला क्वेश्चन है भारतेंदु युग हिंदी काव्य की विशेषता या फिर प्रवृत्तियों पर चर्चा करें। भारतेंदु युगीन हिंदी काव्य की विशेषता या प्रवृत्तियों पर चर्चा करें, ये आपका क्वेश्चन है। अब बात कर लेते हैं इसके आंसर की। तो जैसा कि हमने बता दिया कि भारतेंदु युग के जो आपके बोल सकते हो, इस युग का जो नामकरण हुआ भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से ही हुआ, जिसमें हमारे अंग्रेजी शासन व्यवस्था, समाज का जो आधिकारिक व्यवस्था था वो अंग्रेजी शासन व्यवस्था का रहा। इस युग में आपका देखा जाता है जिसे हम नवजागरण अभिव्यक्ति का युग भी कहा जाता है। यहाँ पे यहीं से धीरे धीरे अब क्या है कि एक नई व्यवस्थाओं का स्वरूप होने लगा था, उदय होने लगा था, जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो रचनाएं किया जाने लगा, अब यहाँ पे गद्य व्यवस्था के रूप में यहाँ पे रचनाओं का विस्तार होने लगा था। ठीक है, जो पद था अब उसमें गद्य में परिवर्तन किया गया और खड़ी बोली में यहाँ पे रचनाओं का विस्तार किया जाने लगा था। ठीक है, विशेषताओं की बात कर ली जाए तो हम बात कर लेते हैं इसके पहले विशेषता की। तो हमारा पहला विशेषता है देशभक्ति। अब जो भारतेंदु युग जो है ना, वहाँ पे देशभक्ति का विस्तार देखने को मिला। देश प्रेम के लिए आपका देखा गया भाव, और यहाँ पे अलग अलग लेखक और कवियों के द्वारा यहाँ पे जो रचनाएं किए जा रहे थे अपने देशभक्ति को आगे बढ़ाने के लिए और अपने देश के लिए आज़ादी या फिर बोल सकते हो अपने देश को आज़ाद करवाने के लिए उनके द्वारा रचनाएं किया जाने लगा। तो इसीलिए इसका जो विशेषता है देशभक्ति कहलाता है। ठीक है, अब उसके बाद आ जाता है राजभक्ति। राजभक्ति की बात कर ली जाए तो यहाँ पे जिस तरीके से हमारे राजा के द्वारा जो शासन चल रहा था, तो उनके द्वारा जो फूट डालो और राज करो वाली नीति अंग्रेजों ने उनके बीच लगा दिया या फिर बोल सकते हो कि डाल दिया। अब उसी स्थिति में हमारा देखा गया कि हमारे अंग्रेजी व्यवस्था के का विरोध करते हुए राजभक्ति के लिए, यानी कि हम अपने राजा के लिए, अपने राजा और बोल सकते हो कि अपनी प्रजा के लिए यहाँ पर रचनाएं लेखकों के द्वारा किया जाने लगा, ताकि उन जो फूट डालो और राज करो वाली नीति है ना उसको समाप्त करके हम अपने लिए अपने राजभक्ति के ऊपर आगे बढ़े। अब उसके बाद आपका देखा गया कि यहाँ पे क्या किया गया, इसकी विशेषता देखा जाए तो हमारा यहाँ पे समाज सुधार, यानी कि समाज की जो रूपांतरित व्यवस्था था, यानी कि जो समाज की जो छवि थी जिसमें आपका नारी पे शोषण होना, ठीक है, बाल विवाह, पुनर्विवाह, जिस तरीके से ये चल रहा था, बाल विवाह, पुनर्विवाह, सती प्रथा, ठीक है, भ्रूण हत्या, ये जितने भी है, बहु विवाह, ये जितने भी है, भ्रूण हत्या का मतलब जानते हो क्या होता है? यानी कि जब बेबी मतलब पेट में ही रहता है, तो आजकल जैसे होता है ना कि भ्रूण हत्या, इससे मतलब क्या होता है, तो उसे ही मतलब जन्म होने से पहले ही मार देना, ये भ्रूण हत्या कहलाता है। ठीक है, तो ये सारी व्यवस्थाओं का स्वरूप है, इसे अब खत्म किया जाने लगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे अलग आता है सिंगारात्मक रचनाएं। सिंगारात्मक रचनाएं का बात कर जाता है तो यहाँ पे जो रीति काल, यहाँ पे जो रचनाएं होती थी वो सुंदरता और बोल सकते हो कि मनोभाव्य व्यवस्था के रूप में रचनाएं होने लगा। यानी कि ऐसा लगा जैसे कि जिस तरीके से एक महिला का जो श्रृंगार है वो आभूषण के बिना जिस तरीके से महिला अधूरी होती है, उसकी सौंदर्यता, तो उसी तरीके से इसकी जो है आपका देखा गया कि जो हमारा भारतेंदु युग है वहाँ पे श्रृंगार का व्यवस्था देखने को मिला। ठीक है, जिसके अंतर्गत ये देखने को मिला कि यहाँ पर रचनाओं में
चार चांद लगाने या बोल सकते हो सौंदर्यता बढ़ाने का स्वरूप इस युग में देखने को मिला था। इसीलिए इसे श्रृंगारात्मक रचनाएं बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद हम अगला बात कर लेते हैं यहाँ पे भक्ति पक्त, भक्ति परक रचनाएं। यहाँ पे जो किया गया है यानी कि रचनाएं किया गया है इस युग में, तो यहाँ पर भक्ति भावना को दिखाने के लिए महत्वपूर्ण हरि लीला सब विधि सुखदाई, जिस तरीके से ये हरि लीला सब विधि सुखदाई, इन इन पंक्तियों को लेखकों ने अपने आप में आगे बढ़ाया, तो यहाँ पे भक्ति परक रचनाएं भी देखने को मिलता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आगे, तो हमारा प्राचीनतम और नवीनतम, यानी कि प्राचीनतम और नवीनतम की बात कर ली जाए, तो हमारा प्राचीन जिस तरीके से पहले पद व्यवस्था, ब्रिज भाषा, अरबी, फारसी, ये जो रचनाएं होती थी ना, इन सभी में इन रचनाओं का प्राचीनतम स्वरूप बदलते हुए यहाँ पे नवीनतम स्वरूप को उजागर किया गया और इसमें गद्य और खड़ी बोली का विस्तार किया गया था। ठीक है, खड़ी बोली और व्यवस्था का रूप में और सरल भाषा का प्रयोग किया गया था। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं कि इसके अलग बात कर लेते हैं, हिंदू संस्कृति से प्रेम, यानी कि हिंदुओं हिंदुओं के प्रति आपका देखा गया अपनी संस्कृति के प्रति प्रेम यहाँ पे देखने को मिला। ठीक है, जिसके अंतर्गत भारतेंदु युग में आपका देखा जाता है राष्ट्रीय प्रेम और बोल सकते हो राष्ट्रीय भाषा का विस्तार हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब उसके बाद हमारा आ जाता है हास्य व्यंग। हास्य व्यंग का मतलब होता है कि हम अपने भारतेंदु युग में अलग अलग लेखकों के द्वारा, अलग अलग बोल सकते हो कि कवियों के द्वारा समाज में जो कृत्रिम व्यवस्था चल रहा था, समाज में जो बोल सकते हो अन्याय चल रहा था, चाहे अंग्रेजों के द्वारा हो रहा था, चाहे हमारे भारतीय लोगों के द्वारा था, उनके प्रति हम क्या कर रहे थे, मतलब यानी कि कटाक्ष व्यंग करते हुए अपनी रचनाएं कर रहे थे। ठीक है, जिसके अंतर्गत बोल सकते हो भीतर भीतर सब रस चूसे हंसी हंसी के तन बस मुँह से जाहिर बातन को अति तेज क्यों सखी सज्जन नहीं अंग्रेज, ये जो पंक्ति मैं आप लोगों को बोलते आया हूँ, तो इसमें क्या हुआ कि अंग्रेजों ने हमारे हमारे भारत में रहकर हमारे को ही लूटने का प्रयास किया, तो ये आपका हास्य व्यंग व्यवस्था के रूप में देखा गया था। क्लियर है? बिल्कुल, यहाँ पे समाज सुधार में ही आ जाएगा और आपका देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो है अंग्रेजी व्यवस्था का खिलाफ, यानी कि अंग्रेजी व्यवस्था का विरोध क्रांति, ये आपका भी पॉइंट आ जाएगा कि इस युग में सबसे बड़ी बात यह है कि लेखकों के द्वारा, कवियों के द्वारा अंग्रेजी व्यवस्था के स्वरूप या फिर उनके शासनों के प्रति यहाँ पे उनके द्वारा रचनाओं के रूप में आपका देखा गया कि इन लेखकों का खिलाफ देखने को मिला उनका, यानी कि विरोधी के रूप में इन लेखकों ने अपने आप को उनके सामने प्रस्तुत किया। क्लियर है? ओके, ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालिए। जीवन परिचय की बात कर लेते हैं। आधुनिक युग के प्रवर्तक के रूप में भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 में माना जाता है, जो काशी के एक प्रसिद्ध परिवार में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम जो आपका देखने को मिलता है कि इनके पिता का नाम वो आपका देखने को मिलता है कि बाबू गोपाल चंद्रैया, फिर बोल सकते हो श्रीधर दास के नाम से जाने जाते थे। इनकी रचनाएं जो होते थे, इनके पिता का जो बोल सकते हो कि गिरधर दास के नाम से इनके पिता के रचनाएं देखने को मिलता था। ठीक है, घरेलू परिस्थितियों और समस्याओं के कारण भारतेंदु की जो शिक्षा व्यवस्था थी वो अच्छे से नहीं चल पाई। ठीक है, अब उसके बाद आपके देखने को मिलता है कवि वचन के सुधार में इन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाया और तब तब जाके अपनी प्रवृत्तियों के माध्यम से इन्होंने रचना क्रिया में अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास किया और इन्होंने अपना फैसला इसी रूप में सुनाते हुए अपने आप को विकसित करने का प्रयास इनके द्वारा किया गया। ठीक है, तो ये था आपका जीवन परिचय के रूप में एक छोटा सा अंश। अब उसके बाद हमारा आ जाता है इनका साहित्यिक परिचय। ठीक है, तो साहित्यिक परिचय भारतेंदु जी के जो कवि और नाटक इतिहासकार और बोल सकते हो समालोचना के रूप में जाने जाते हैं। भारतेंदु जो है एक ऐसे कवि जो आपके नाटककार, इतिहासकार और समालोचना के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, इनके रूप में देखा गया कि भारतेंदु जी ने हिंदी गद्य का जनक भी माना जाता है। भारतेंदु को ही हिंदी युग का जनक भी माना जाता है, क्योंकि इनके द्वारा ही गद्य व्यवस्था का विस्तार किया गया था।
ठीक है, उसके तत्पश्चात इनके जो साहित्य व्यवस्था था तो भक्ति भाव और श्रृंगार के रूप में प्रतिपक्त था। प्रतिपक्त यानी कि बोल सकते हो ये आपके बोल सकते हो भक्ति व्यवस्था का स्वरूप भी इसमें देखने को मिलते हैं। कृतियाँ की बात कर ली जाए, कृतियाँ यानी कि जो बोल सकते हो अलग-अलग कृतियाँ यानी कि अलग-अलग जो व्यवस्थाएँ देखने को मिला, तो इनके जो कार्य संग्रह देखा गया, काव्य संग्रह, तो प्रेम माधुर्य, प्रेम तरंग और प्रेम सरोवर, ठीक है? यानी कि काव्य यानी कि रचनाएँ की बात कर रहा है। प्रेम मालिका, प्रेम प्रलाप और बोल सकते हो कि तन्मन लीला, धान्य लीला और आपके बोल सकते हो भारत नृत्य आदि। ये इनके बोल सकते हो प्रमुख काव्य के रूप में इनके संग्रह है। ठीक है? नाटक की बात कर ली जाए तो वैदिक हिंसा, अ, भवि भवती, सत्य हरिश्चंद्र, ठीक है? तो ये आपके नाटक के रूप में है। अब उसके बाद बोल बोल दिया जाए तो इनके प्रमुख उपन्यास हैं, आप लिख सकते हैं पूर्व प्रकाश, चंद्र प्रकाश आदि। भाषा शैली यानी कि लिखने की इनकी भाषा है, इन्होंने खड़ी बोली में अपना आधार बनाया और उसके बाद बोला कि ब्रज भाषा का ही प्रयोग करते रहे और अपने काव्य में इन्होंने मुक्त छंद की व्यवस्था को रूप में आगे बढ़ाते हुए गद्य व्यवस्था का विस्तार अब किया गया इनके द्वारा। साहित्य का स्थान देख लिया जाए तो इनका जो विलक्षण व्यवस्था का रूप बोल सकते हैं कि हमारे भारत में इसका जो इनका जो स्वरूप है, तो भारतेंदु के नाम से ही आपका बोला जाता है कि इस नाम का नामकरण भारतेंदु हुआ है। ठीक है? जिसके अंतर्गत हम ये कह सकते हैं इनके साहित्य के कारण ही, इनके समालोचना, इनके समाज सुधार व्यवस्था के रूप में ही इस युग का जो नामकरण भारतेंदु युग पड़ा। तो ये था हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन परिचय, जिसके अंतर्गत इसमें हमने उनके जन्म से लेके उनके साहित्य, उनके जो कृत्रिम व्यवस्था था, उन सभी का अध्ययन किया। ठीक है? हमारा क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। छायावादी कविता के युग को छायावाद क्यों कहा गया? ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। तो छायावादी हिंदी काव्य की जो शैलियाँ होती है, जो आपके मानवतावाद के रूप में और आदर्शवाद के रूप में यहाँ पे रहा, जिसके अंतर्गत इसका जो टाइम पीरियड रहा 1820 से 1920 से लेके 1936 तक इसका जो टाइम पीरियड रहता है। ठीक है? जिसके अंतर्गत यहाँ पर अंग्रेजी व्यवस्थाओं का स्वरूप रहा। तो इसमें जिस तरीके से यहाँ पे रचनाएँ किया जा रहा था, जिसके अंतर्गत यहाँ पे अलग-अलग लेखकों ने अपने छायावादी व्यवस्था के रूप में इन्होंने गद्य व्यवस्था का स्वरूप अपनाते हुए आपका देखने को मिला कि जो इनकी शैलियाँ और जो इनकी काव्य रचना था, समाज में रूढ़िवादी व्यवस्था था, रूढ़िवादी विद्रोह के रूप में यहाँ पर स्वरूप का विरोध किया गया। तत्पश्चात यहाँ पे हर एक छोटी-छोटी सूक्ष्म बातों का, सूक्ष्म भावनाओं का कदर करते हुए यहाँ पर समाज में जो चल रहे जो व्यवस्थाएँ थी, जिसके अंतर्गत यहाँ पे महिलाओं के सुधार व्यवस्था, महिलाओं की स्थिति, उनके सुधार व्यवस्था पे भी यहाँ पे कार्य किया गया। और उसके बाद स्वच्छंद रूप में यहाँ पे देखने को मिला कि यहाँ पे जिस तरीके से हमारे आक्रमणकारी जिस तरीके से हमारे भावनाओं को कुचल रहे थे, जो अब आक्रमणकारी की बात कर ली तो अंग्रेजी शासन व्यवस्था हमारे हर एक भावनाओं का कुचल रहा था, जिसके अंतर्गत अलग-अलग लेखकों ने, जैसे बात कर लेते हैं कुछ लेखकों की, तो यहाँ पे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा जैसे लेखकों ने समाज में एक नई कृत्रिम व्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए एक समाज की नई धारणा को व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। आधुनिक रूप में बात कर ली जाए तो छायावादी ही एक ऐसा स्वरूप आता है जिसके अंतर्गत यहाँ पर आधुनिक भारतीय समाज की जो संस्कृति है उसको बचाए रखने का जो श्रेय जाता है वो आपका छायावादी युग के रूप में महत्वपूर्ण जाता है। ठीक है? जिसके अंतर्गत रामचंद्र शुक्ल की जो भूमिका आती है छायावादी युग में, इन्हीं के नामकरण से आपका देखा जाता है कि रामचंद्र शुक्ल के ने छायावाद का नामकरण पर कहा जाता है, यानी कि ठीक है, यानी कि इनके नाम पर ही आपका देखने को मिलता है, रामचंद्र शुक्ल के नाम पर ही छायावादी व्यवस्था का विस्तार अत्यधिक मात्रा में होता है। ठीक है? अब इसके अंतर्गत ये देखने को मिला कि इस छायावादी युग में जो हिंदी में ऐसी कविताओं का जो स्वरूप और व्यवस्थाओं का जो जन्म होता है, जिसके अंतर्गत 1920 में आते-आते छायावादी का विस्तार शुरू हो जाता है। तत्पश्चात यहाँ पे अलग-अलग लेखकों, अलग-अलग जो रहस्यवादी व्यवस्थाओं का जो स्वरूप जन्म लेता है, जिसके अंतर्गत इसी के रूप में आपका छायावादी व्यवस्थाओं का स्वरूप देखने को मिलता है। ठीक है? उसके तत्पश्चात यहाँ पर महादेवी प्रसाद द्विवेदी ने जिस तरीके से 1927 में आपका देखा जाता है कि इन्होंने बताया कि सरस्वती नामक पत्रिका के रूप में यहाँ पर इनका जो लेखन प्रकाशन हुआ, सरस्वती सरस्वती नामक पत्रिका, यानी कि जैसे आज हिंदुस्तान टाइम्स हो गया या फिर आप क्या बोल सकते हो कि दैनिक भास्कर हो गया, जिस तरीके से ये पत्रिकाएं हैं, ठीक है? तो
इन पत्रिकाओं के रूप में यहाँ पर आपका सरस्वती नामक पत्रिका पहले हुआ करता था, ठीक है। तो उसमें आपका देखा गया कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के रूप में यहाँ पर इनका स्वरूप देखने को मिला। तत्पश्चात यहाँ पे देखने को मिला कि यहाँ पे जो अलग अलग विद्वान हुए, अलग अलग विद्वानों ने रहस्यवाद के रूप में इन्होंने समाज में जो चल रही स्थितियाँ थी, उन समाज में स्थितियों का विरोध करते हुए अंग्रेजी शासन व्यवस्था, अंग्रेजी व्यवस्था पर खिलाफ अपना व्यंग्यात्मक तरीके से, व्यंग्यात्मक शैली के माध्यम से उन्होंने इन रचनाओं के माध्यम से समाज का नई दिशा व्यवस्था का स्वरूप तैयार करने का प्रयास किया गया, ठीक है। उसके तत्पश्चात आपका देखने को छायावादी का जो काल रहता है, पूर्ण रूप से हमें माना जाता है, जैसे कि मैं बता ही चुका हूँ कि 1920 से लेकर 1936 तक आपका ये काल रहता है, ठीक है। इसके अंतर्गत अलग अलग जो हमारे समाज में कृत्रिम व्यवस्था था, अंग्रेजी व्यवस्था हमारे ऊपर जो शासन चल रहा था, तो उनका विरोध धीरे धीरे इसमें बहुत बड़े पैमाने पे किया जाने लगा। छायावादी युग में ही आपका देखने को मिला कि अलग अलग बोल सकते हो कि गरम दल के जो बोल सकते हो कि बोल सकते हैं कि हमारे जो भारत को आज़ाद दिलवाने के लिए, भारत को स्वतंत्र कराने के लिए जो युवा थे, जैसे भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, इनका द्वारा इनका बलिदान कहीं ना कहीं छायावादी युग में ही देखने को मिलता है। तो छायावादी युग जो हमारा ऐसा युग है जिसके अंतर्गत हमारे एक ऐसी व्यवस्थाओं का स्वरूप देखने को मिलता है, जिसके अंतर्गत यहाँ पर अलग अलग जो हमारे बोल सकते हो कि भारत के जो सुपुत्र थे, जो अपने बलिदानों की मतलब बलिदानों के रूप में इन्होंने अपने आप में अपने भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपने आप का बलिदान भी दे दिया। तो इसी और लेखकों का भी कुछ योगदान के कारण इनका जो स्वरूप है, इस युग का नामकरण छायावादी पड़ा, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, पर्दा प्रथा के बारे में कवि ने क्या विचार रखा? पर्दा प्रथा के बारे में कवि ने क्या विचार रखा? अब उत्तर की बात कर लेते हैं। भारत समाज में पर्दा प्रथा कब और किस रूप में शुरू हुआ, यह शोध आज भी एक बोल सकते हो कि मतलब दिल दहलाने वाली है। लेकिन इस पर्दा प्रथा की जो व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत नारियों का जो विस्तार है वो स्थिर हो गया, रुक गया। नारियों का विस्तार है वो पूर्ण रूप से स्थिर हो गया, स्टॉप हो गया। इस पर्दा प्रथा के कारण ना केवल नारियों का जो विस्तार है उस पर इसका रुकावट देखने को मिला, पर्दा के अंतर हमें ये देखने को मिला कि अब यहाँ पे जो घूंघट करने की प्रथा थी यहीं से शुरू हो गया, जिसके अंतर्गत हम ये देखने को मिला कि लोगों की जो सोच रहने लगी, अब धीरे धीरे नारियों के प्रति वो इस तरीके से रहने लगे कि अगर कोई नारी अपने पर्दा को या फिर अपने घूंघट को हटा लेती है, तो उसे ऐसा हीन भावना से देखा जाता है कि ये अपने जो चेहरे को दूसरे बोल सकते हो कि अनजान मर्द को दिखाना चाहती है। मतलब ये समाज की धारणा होने लगी, जिसके तहत हमें ये देखने को मिला कि आगे चलते चलते ये पर्दा प्रथा का जो व्यवस्था है ना, और ज्यादा विकसित होने लगा, जिसके तहत यहाँ पर नारियों को घर से निकलना तथा उनके लिए पुरुषों के कदम से कदम मिलाकर चलना अब यहाँ पे असंभव हो चुका था, जिसके खिलाफ यहाँ पे बात कर लेते हैं कवि का। तो यहाँ पर कवि ये बोलना चाहता है कि जो पर्दा में रह रहकर घुट घुट कर रहने वाली जो एक नारी है, वो एक स्वतंत्रता का स्वरूप ना कहलाकर एक बोल सकते हो कि अभिनारी है, ठीक है। इसमें जो आपका कवि कहता है कि जो पर्दा में रहकर घुट घुट के रह रही है एक नारी, वो स्वतंत्रता के बोल सकते हो अभिनारी है, यानी कि स्वतंत्रता पर उसका कोई अधिकार नहीं, ऐसा हमारे समाज की धारणा है। ये बात कह रहा है कवि, ठीक है। तत्पश्चात यहाँ पे देखने को मिला कि कवि ने अपने विचारधारा को व्यक्त करते हुए पर्दा प्रथा का जो स्वरूप है उसे तोड़ने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। तत्पश्चात यहाँ पर पर्दा प्रथा का जो स्वरूप है समाज में, इसे आधे हिस्से से खत्म करने का और बोल सकते हो कि हमारे समाज को इससे दूर करने का प्रयास कवि के द्वारा किया जाता है। तत्पश्चात यानी कि यहाँ पे जो कवि है, अलग अलग कवि हरिओस जो है यहाँ पे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। हरिओद जो उनकी जो यहाँ पे इनके द्वारा यह पर्दा प्रथा का विस्तार
कोई रोक लगाने का प्रयास किया गया। ठीक है, सामाजिक बुराइयों को खत्म करते हुए समाज में एक नई धारणा का विस्तार करते हुए पर्दा प्रथा जो स्थिति थी उसको समाप्त में समाज से खत्म करने का प्रयास इनके द्वारा किया गया। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे जीवन जीवन के सुख को अपने ही से होता है, मृदुता का कठोरता दुख सुख में मिलता होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कवि के द्वारा पंक्ति कहा जा रहा है, कितनी ही कोमल कलियां मुख के रूप में खो न पाती है, हो दलित कठोर करो मुरझा कर सज जाती है। ठीक है, ये आपकी पंक्ति है। गंगा जमुना के धारा बहती सुने सदनों में, पर्दे के भीतर सागर लहराता नयनों में। ठीक है, अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जीवन में सुख दुख आते ही खेतों खोता है, यानी कि वो अपने ही में से खोता है, यानी कि जीवन में सुख आता है ना, तो हम उनसे अपने जीवन में जो जीवन के सुखों में खो जाता है। ठीक है, मृदुता के कठोरता से दुख भूल मिल होता है, मिलन होता है, यानी कि मृदुता, यानी कि बोल सकते हो कि जब उसके दुखों का स्वरूप होता है तो वो क्या होता है कि उसे सब चीज याद आ जाता है और उसका जो मतलब जो सुखों का पल है वो अब उसे याद आने लगता है। गंगा जमुना की धारा बहती सुने सदनों में, यानी कि जिस तरीके से गंगा जमुना की जो धारा बहती है ना उसके सुने सदनों में। ठीक है, पर्दे के भीतर सागर लहराता है नैनों में। ठीक है, यानी कि बोल सकते हो कि एक स्त्री है, पर्दे के भीतर उसका जो स्थिति है वो ऐसा मानो कि जैसे कि वो अपने उसके जो आंखों में नैन है ना, बोल सकते हो नैन है, उसके आंख मतलब नैन में पानी जिस तरीके से लहराता हुआ गिरता है कि मतलब हमारे समाज में जो मोटे तौर पे देखा जाए नारियों की जो दुखी व्यवस्था थी, जो नारियों की स्थिति थी, उन पर किस तरीके से अलग अलग मनुष्य का आधिकारिक व्यवस्था में वो अपने आप को विकसित कर रहे थे। तो इसी स्थिति में देखने को मिला कि समाज में इस पर्दा प्रथा का जो विस्तार है उसको रोकने का प्रयास कवि के द्वारा किया गया और हरिओध के द्वारा इनके महत्वपूर्ण कृत्रिम व्यवस्था के रूप में इन्होंने पर्दा प्रथा का स्वरूप है उसे समाप्त किया गया। ठीक है, तोड़ती पत्थर कविता का क्या महत्व है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन है, तोड़ती पत्थर कविता का क्या महत्व है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से कर लीजिएगा, बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हिंदी साहित्य, अब बात कर लेते हैं। अब हिंदी साहित्य में प्रगतिवान का जो आरंभ हुआ, प्रगतिवान यानी कि यहाँ पे अलग अलग व्यवस्थाओं का जो आरंभ होता है 1836 माना जाता है, किंतु महाप्राण के रूप में आपका ये निराला का एक पंक्ति यहाँ पे एक कविता है तोड़ती पत्थर, जिसके अंतर्गत एक सर्वहारा यानी कि अपने काम को करने वाला पीड़ित वर्ग यानी कि जो समाज में शोषण उसके ऊपर हो रहा है, 1935 में इसकी रचनाएं मानी जाती है। यह इस कविता का जो मुख्य आधार है वो एक स्त्री के रूप में, एक बोल सकते हो नारी के रूप में बताया जा रहा है। वो तोड़ती पत्थर है, देखा मैंने उस इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर है, यानी कि ये एक जो यहाँ पे पंक्ति प्रस्तुत किया गया है कवि के द्वारा, तो इसमें हमारा ये बताया गया है कि ये प्रारंभ में कुछ पंक्तियां जो होती हैं वो हमारे इन पंक्तियों का स्वरूप है, जो पुरुष और महिलाएं के रूप में यहाँ पे वर्णित ना करते हुए स्त्रियों को यहाँ पे महत्वपूर्ण रूप से दर्जा दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे तोड़ती पत्थर जो है उसका जो श्रेय जाता है यहाँ पे एक स्त्री को संबोधित करते हुए निराला जी ने तोड़ती पत्थर का स्वरूप कहा है। क्यों? क्योंकि जो स्त्री है वो हर एक स्थितियों में अपने जीवन में फेस करते हुए अपने दुखों का बोल सकते हो कि स्वरूप को आगे बढ़ाते हुए उसके जो दुख सुख हैं फिर भी वो अलग अलग स्थितियों में वो अपने आप को विकसित करने में तत्पर होती है। ठीक है, तोड़ती पत्थर जिसके अंतर्गत हमने ये देखा कि यहाँ पर जिस तरीके से स्त्री है, भारतीय नारी है, वो अपनी हर एक दुर्व्यवस्था में अपने समाज में अपने लिए अपने जीवन को सुख पहुंचाने के लिए जिस तरीके से वो अपने जीवन को कार्य में संलग्न रख रही है, अपने आप की योजना के रूप में नारियों के लिए वो जिस तरीके से अपने आप का योगदान दे रही है, वो फिर भी हार नहीं मान रही। जिस तरीके से पत्थर तोड़ने के रूप में ये देखने को मिला कि वो कठिन परिश्रम भी कर रही है। तोड़ती पत्थर ये आपका इलाहाबाद में जिस तरीके से एक नारी है
पूर्ण रूप से इलाहाबाद के क्षेत्र में आपका देखा जाता है कि उसके द्वारा अपने संभावना, अपने जीवन को व्यक्त करने के लिए किस तरीके से वो अपने जीवन में इस तरीके के कार्य भी कर रही है जिस तरीके से उसके जो सक्षमता है वो आपका देखने को मिलता है। तो इसमें आप क्या बोल सकते हो, निराला जी यही बताना चाहते हैं कि साहित्य रचना के माध्यम से यही बताना चाहते हैं कि जो हमारे समाज में जो स्त्रियां हैं वो अलग अलग कृत्रिम करते हुए अपने जीवन का यापन कर रही हैं, फिर भी वो हार नहीं मान रही। तो हमारे रूप में हमारे निराला जी यही कहते हैं कि जो समाज में नारियों ने अपने अधिकारों के लिए, अपने बोल सकते हो कि अपने जीवन के लिए वो मजदूरी भी करने में सक्षम हो पाई है और अपने आप के जो जीवन में अपने बोल सकते हो दुखों का पहाड़ तोड़ने के समान वो तोड़ती पत्थर है। ठीक है। महिलाओं के रूप में जो समाज में कृत्रिम व्यवस्था के रूप में जो दुखों के पहाड़ है, उस पहाड़ को तोड़ने का मतलब पत्थर तो तोड़ देती है लेकिन समाज में जो इस तरीके का दुख का पहाड़ है उसे ना तोड़ पाती है। ये बात निराला जी कहते हैं। क्लियर है। पंत जी के जीवन का पंत जी के जीवन का परिचय 5 पंक्तियों में लिखिए। ये आपका है। सुमित्रानंद पंत का जो जन्म है 20 मई 1900 माना जाता है। ठीक है। जो आपके ठीक है। तो आपका देखने को मिलता है कि अल्मोड़ा जिले में इनका कौसानी नामक गांव में इनका जन्म होता है। ठीक है। जो आपका उत्तराखंड में स्थित है। इनके जो पिता का नाम होता है गंगा दत्त पंत। ठीक है। माता जी का नाम होता है सरस्वती देवी। ठीक है। जन्म के कुछ समय बाद ही इनकी माता की निधन हो जाता है। पंत का जो जीवन पालन पोषण है उनकी दादी करती है। ठीक है। उसके तत्पश्चात इनके 7 भाई बहन के सबसे छोटे थे, यानी 7 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। बचपन में ही इनका जो नाम है वो गोसाई दत्त रखा गया था। ठीक है। पंत गोसाई दत्त इनका जो बचपन का नाम था। पंत को यह नाम पसंद नहीं था, इसलिए इन्होंने अपने बाल्यावस्था में सुमित्रानंद पंत के रूप में अपने आप को विकसित किया। ठीक है। उसके बाद सिर्फ 7 साल के उम्र में ही इन्होंने कविता लिखना प्रारंभ कर दिया था। कितने साल की उम्र में? 7 साल की उम्र में इन्होंने कविता लिखना प्रारंभ कर दिया था। तत्पश्चात उसके बाद हमारा अल्मोड़ा के से इन्होंने अपने बोल सकते हो प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किया। स्कूली पढ़ाई करने के लिए 18 वर्ष की उम्र में अपने भाई के पास बनारस चले गए। हाई स्कूल में पढ़ाई करने के पूरा करने के बाद इलाहाबाद चले गए। इलाहाबाद के यूनिवर्सिटी में स्नातक की पढ़ाई की और उसके बाद दाखिला लिया और इसमें सत्याग्रह आंदोलन के समय इन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और गांधी जी के साथ साथ देने के लिए आंदोलन में छिड़ गए। ठीक है। पढ़ाई जारी ना करने के बाद यहाँ पे देखने को मिला कि घर पर ही इन्होंने अपने हिंदी सांस्कृतिक और बांग्ला साहित्य का अध्ययन करना शुरू कर दिया था। क्यों? क्योंकि बीच में इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी। किस लिए? जो आपका आंदोलन चला था सत्याग्रह आंदोलन, उस समय की बात कर रहा है। ठीक है। तो 1918 के आसपास हिंदी नवीन धारा के रूप में यहाँ पे इनके प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। 1926 से लेकर 1927 में इनकी जो काव्य धारा था पल्लव का प्रशासन, इनका जो महत्वपूर्ण संकलन जो देखा गया। अल्मोड़ा के जिले में इन्होंने अपने आप को विकसित किया। तत्पश्चात इन्होंने देखा गया कि यहाँ पे वर्ष 1938 में पंत जी रूपाध नाम की एक मासिक पत्रिका इन्होंने प्रकाशित किया। 1955 से लेकर 1962 तक यहाँ पे आकाशवाणी से जुड़े रहे। आकाशवाणी रेडियो का स्वरूप है, मैंने आपको बताया भी था। ठीक है। ध्यान रखिएगा। रेडियो का, हमारे भारत का रेडियो स्टेशन है, आकाशवाणी से ही रेडियो का विस्तार होता है। ठीक है। उसके बाद अपने साहित्य सेवा में इन्होंने पंत जी ने अपना पद्म भूषण व्यवस्था 1961 में और ज्ञानपीठ जो है 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित। इन्होंने नेहरू पुरस्कार से भी नवाजा गया। उच्च श्रेणी के सम्मानों में इनका स्वरूप देखा जाता है। तो पंत जी के ये आपकी बोल सकते हो कि कुछ पंक्तियों में इनका परिचय था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का रचना विद्यमान इतना सशक्त और बोधगम्य क्यों है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना विधान इतना सशक्त और बोधगम्य क्यों है? आंसर की बात कर लेते हैं। निराला के काव्य भावभूमि अध्ययन के लिए। ठीक है। तो निराला का जो काव्य पृष्ठभूमि है जिसके अंतर्गत इनके अध्ययन के पश्चात हमें इनके मतलब रचनाओं के अध्ययन के पश्चात हमें यह पता चलता है कि इनके शिल्प कुशलता
यानी कि शिल्प कुशलता यानी कि रचना करने की में इनकी कुशलता प्राप्त है। ठीक है, जितनी इनकी सशक्त काव्य उतना इनका भाव भूमि है। इतना ही इनके सशक्त काव्य के रूप में यहाँ पे इनका जो प्रश्न व्यवस्था का स्वरूप पूछा जाता है। निराला का जो स्वरूप है, समाज में कृत्रिम व्यवस्था का विरोध करते हुए समालोचक के रूप में जाने जाते हैं। इनके मौलिक व्यवस्था की बात कर ली जाए, मौलिक व्यवस्था यानी कि इनकी रचनाओं का मौलिक व्यवस्था की बात कर ली जाए, तो ये आपके स्वच्छंद रूप में इनकी रचनाएं होती है, जो समाज के अलग अलग कृत्रिम व्यवस्था का स्वरूप इनके द्वारा विरोधाभास के रूप में इनके द्वारा रचनाएं किया जाता है। ठीक है, इनकी रचनाओं में छंद योजना के रूप में महत्वपूर्ण प्रवर्तक के रूप में ये आपकी इनकी रचनाएं पाई जाती है। ठीक है, भाषा और बिंब के रूप में भी इनकी रचनाएं का स्वरूप देखने को मिलता है। यथार्थ रूप में कहा जाए तो इनकी रचनाएं सरल रूप में और बोल सकते हो कि समाज में एक कृत्रिम जो रूढ़िवादी विचारधारा है उसको समाप्ति के रूप में इनकी रचनाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो निराला जी के इसी व्यवस्था के कारण इनकी जो रचनाएं हैं सशक्त और बोधगम्य पाई जाती है। यानी कि बोधगम्य का मतलब होता है कि जो कम समय में मतलब कम शब्दों में पूरे समाज की विचारधारा को प्रकट करने में इनको बोल सकते हैं कि इनका उपाधि प्राप्त था। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को उपाधि प्राप्त था कि ये कम शब्दों में जो समाज की व्यवस्था था उसका प्रस्तुतिकरण कर दिया करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैथिली शरण गुप्त के रचना शिल्प पर प्रकाश डालिए। ये आपका क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त की रचना शिल्प पर प्रकाश डालिए, ये आपका क्वेश्चन है। संरचना शिल्प, संरचना शिल्प का मतलब है कि मतलब इनकी रचना कैसे हुई थी, मतलब इनकी रचनाओं में क्या स्वरूप देखने को मिलता है, उसे संरचना शिल्प कहा जाता है। तो पहले हम काव्य भाषा लिखेंगे, काव्य भाषा की बात कर लेते हैं। जन भाषा, जन भाषा यानी कि जो मैथिली शरण गुप्त थे ना, तो उनके जो रचनाएं होती थी जन भाषा के रूप में होती थी। यानी कि जो लोगों द्वारा आम सरल शब्दों में रूप में जो प्रकाशित किया जाए या फिर बोला जाता था, वो आपका जन भाषा कहलाए। भारतेंदु युग में हरिश्चंद्र भारतेंदु के द्वारा देखा गया कि खड़ी बोली का विस्तार किया गया था। खड़ी बोली का विस्तार इनका भी स्वरूप माना जाता है। इन्होंने भी खड़ी बोली का सहारा लेते हुए अपनी भावनाओं का जो विस्तार है ना, इन्होंने अपने खड़ी बोली में ही किया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी और एवं मैथिली शरण गुप्त एक दूसरे के दिशा के रूप में महत्वपूर्ण कार्य किया करते थे। ठीक है, यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी और मैथिली शरण गुप्त दोनों की रचनाएं मतलब समानांतर पाई जाती थी। जन को जागृत करना, समाज में एक नया कल्याण करना, राष्ट्रीय भाषा का विस्तार करना, राष्ट्रीय व्यवस्था पर आगे बढ़ाना, खाली खड़ी बोली का विस्तार करना, देशवासियों के प्रति प्रेम का भावना उत्पन्न करना, तथा ये बोल सकते हो कि स्वाधीनता व्यवस्था के रूप में आगे बढ़ाना ही इनका काव्य भाषा था। ठीक है, अब काव्य रूप की बात कर ली जाए तो गुप्त जी यानी कि मैथिली शरण गुप्त थे, जो आपके देखने को मिला कि इन्होंने अपना अधिकतम जो रुझाव है ना मौलिकता के रूप में और समाज के जो कृत्रिम को मिला, इनकी रचनाओं में जो इनका स्वरूप देखने को मिला, तो यहाँ पे जो ये नायक के रूप में उभरे, समाज में एक नए व्यवस्था का उजागर इनके द्वारा किया गया। संवाद शैली की बात की जाए यानी कि बात इनके जो रचनाओं में जो बोल सकते हो कैरेक्टर थे एक दूसरे से संवाद कर रहे थे, जैसे कि मानो कि वो जीवित हो चुके हो, वो मतलब बोल सकते हो कि मतलब वो अजीब नहीं है, वो रचना नहीं है, वो हकीकत हो रहा है। तो इनकी रचनाओं में अलंकारों का विस्तार भी ऐसे सौंदर्य रूप में देखने को मिला। ठीक है, छंद योजना का दृष्टिकोण मैथिली शरण गुप्त के रचनाओं में देखने को मिला। इनकी रचनाएं जो बोल सकते हो छंद के प्रयोग में की जाती थी, और छंद का जो व्यवस्था है वो पूर्ण रूप से आपका देखा जाता है बंधनों को तोड़ने का कार्य करने में सक्षम होता था। ठीक है, उसके तत्पश्चात यहाँ पे लेखक के रूप में यानी कि मैथिली शरण गुप्त के रूप में देखा जाए तो इनकी जो रचनाओं का गति होता था वो आपका देखने को मिला कि छंद युक्त रहा, छंद से मुक्त रहा। ठीक है, और इनकी रचनाओं में आपके बोल सकते हो यशोधरा का और बोल सकते हो रोला छंद का स्वरूप भी देखने को मिला। हालांकि इनकी जो रचनाएं होती थी छंदबद्ध के क्रमबद्ध के रूप में देखा गया, यानी कि छंद का क्रमबद्ध यानी कि सीक्वेंस रूप में देखा गया था। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा, द्विवेदी युग में प्रबंध काव्यों के कौन से तीन रूप मिलते हैं? काव्य रूप की दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो द्विवेदी युग जैसे कि आपका बोला जाता है कि 1900 से लेकर 1918 तक की रहता है ये, जो इनकी रचनाओं में हमें देखने को मिला महत्वपूर्ण रूप से खड़ी बोली का विस्तार, खड़ी बोली का व्यवस्था और बोल सकते हो महाकाव्य के रूप में यहाँ पे
ललायित रूप में इनकी रचनाएं। मैथिली शरण गुप्त से इन्होंने अभी अपना प्रेरणा लिया और मौलिक व्यवस्थाओं के रूप में आधुनिक दृष्टिकोण का स्वरूप इनके द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है, तो इनके जो तीन काव्य हैं, प्रबंध काव्य बोल सकते हो कि यहाँ पे तीन रूप में यहाँ पे प्रस्तुत किया। प्रबंध काव्य का अधिकतम आदर्शात्मक आदर्शात्मक, ठीक है, व्यवस्था का और देशभक्ति का पूर्णतक, ये आपको बोल सकते हो इनकी रचनाओं का तीन रूप में आपका देखा गया। ठीक है, उसके तत्पश्चात यहाँ पे जो इनकी रचनाएं ऐतिहासिक और पौराणिक रूप में देखा जाए तो खंड काव्यों के रूप में इनकी रचनाएं और ऐतिहासिक रूप में व्यवस्था देखने को मिलती है। तत्पश्चात यहाँ पे देखने को मिला कि द्विवेदी युग के जो ये सिद्धांत है वो अलग अलग लेखकों के द्वारा, जैसे मैथिली शरण गुप्त में और बोल सकते हो यशोधरा जैसे जो ये पंक्ति हैं, इनके रूप में इनकी रचनाएं महत्वपूर्ण रूप से देखने को मिला। अब इनकी जो रचनाएं हो लघु गति और बोल सकते हो कि लघु गति और आपके बोल सकते हो पंचवटी, ठीक है, और जयद्रथ वध, ये आपके रचनाओं का स्वरूप है, जिसके बोल सकते हो सिद्धार्थ सिद्धार्थ राज भी यहाँ पे इनकी रचनाओं का स्वरूप देखने को मिला, जिसके कारण हम ये बोल सकते हैं द्विवेदी युग के प्रबल काव्यों में कौन कौन से तीन रूप मिलते हैं। तो इनके जो प्रबल काव्य के रूप में रूप मिलने का जो कारण है वो हमारा तीन है। एक तो बोल सकते हो कि आदर्श आत्मक ये आपका पहला प्रबल व्यवस्था है, और बोल सकते हो कि यहाँ पे आपका दूसरा आ जाता है युग के प्रति प्रेम, युग के प्रति प्रेम, ठीक है। उसके बाद तीसरा आपका आ जाता है मौलिक व्यवस्थाओं का स्वरूप, ठीक है, ये आपके इनके काव्य व्यवस्था का स्वरूप माना जाता है। क्लियर है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, महादेवी की कविता और प्रकृति चित्रण का सौंदर्य अद्भुत अभिव्यक्ति पाता है, सिद्ध कीजिए। यानी कि अगला क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, महादेवी की कविता में प्रकृति चित्रण का सौंदर्य अद्भुत अभिव्यक्त पाया जाता है, सिद्ध करें। महादेवी जो है आपके देखने को मिलता है कि इनकी रचनाओं का जो स्वरूप है छायावाद काव्य के रूप में सौंदर्य का स्वरूप हमारे समाज में देखने को मिलता है। इन्होंने प्रेम और प्रकृति का एक स्वरूप विकसित किया। इनकी कविताओं में प्रकृति के प्रति अपने लिए प्रेम उद्धार करना, प्रकृति को जड़ से ना उखाड़ना, या इट मीन्स इनका मतलब ये था प्रकृति को जड़ से ना उखाड़ने का मतलब है कि प्रकृति पर किसी भी प्रकार का हानि ना पहुंचाना। इनकी चेष्टाओं के अनुसार हमें ये पता चलता है कि इनकी जो रचनाओं में, इनकी जो कविताओं में प्रकृति के प्रति जो चित्रण उन्होंने प्रस्तुत किया, तो उनसे प्रेम और बोल सकते हैं कि प्रकृति के प्रति इनका जो रुझाव, उसी का प्रस्तुतिकरण इनके द्वारा किया गया। ठीक है, इनके मनोभाव की स्थिति देखा जाए तो यहाँ पर अपने प्राकृतिक रूप में इनका स्वरूप महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, इनके काव्यों की बात की जाए तो प्रकृति का एक स्वरूप हमारे समाज में प्रकृति का तालमेल का रूप देखने को मिलता है। आलंबन रूप में आपके प्राकृतिक चित्रण इनके द्वारा आचार्य शुक्ल द्वारा महादेवी को इन बोला गया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा महादेवी को बोला गया कि इनके जो बिंब है, बिंब यानी कि बोल सकते हो कि प्रकृति का जो सौंदर्य जिस पर टिका हुआ है, जैसे कि हरियाली, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जो पत्तियां, ठीक है, फूल, पेड़ पौधे, ये जितने भी है, ये आपके बिंब के रूप में यहाँ पे देखने को मिला। रात्रि की सौंदर्यता तथा बोल सकते हो हिमालय पर्वत की सौंदर्यता, सांध्य संध्या अवस्था, संध्या यानी कि बोल सकते हो जब सनसेट होता है, यानी कि सूर्यास्त होता है, तो वो संध्या का काल, संध्या टाइम कहलाता है, यानी कि सांझ का टाइम। ठीक है, तो उस अवस्था में हमें ये देखने को मिला कि रंगों का एक योजन स्वरूप, जिसके अंतर्गत जैसे हमारा सतरंगी यानी कि रेनबो होता है ना, तो रंगों का सत्र बोल सकते हो कि एक प्राकृतिक स्वरूप, जिसके अंतर्गत मानो ऐसा कि एक कुछ ऐसा कलरफुल दुनिया जिसके अंतर्गत प्राकृतिक की सौंदर्यता हरी भरी देखने को मिलती है। तो ये आपके बोल सकते हो महादेवी वर्मा, महावीर महादेवी के द्वारा इनकी जो कविता है प्रकृति के सौंदर्य चित्रण का अद्भुत एक नजारे के रूप में इन्होंने प्रस्तुत के रूप में यहाँ पे प्रस्तुतिकरण किया है। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं हमारे, ये हर बार एग्जाम में रिपीट होता है, हर बार एग्जाम में रिपीट होता है, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लीजिएगा। तो हमारा ये क्वेश्चन है, छायावादी काव्य के चार प्रमुख कवियों के
छायावादी काव्य के चार प्रमुख कवियों के लेखन की स्थापना की गई है, जो उन चार कवियों कौन कौन से थे, ये आपका क्वेश्चन है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। छायावादी काव्य के चार प्रमुख कवियों को लेखन बृहचतुर बृहचतु बृहचतु यानी कि चष्टु का मतलब है चार, की स्थापना की गई। वो चार कवि कौन कौन से थे? ठीक है, तो हमारे छायावाद काव्य के जो आपके चार प्रमुख कवि थे वो आपके बोल सकते हैं। पहला आता है जयशंकर प्रसाद, पहले आते हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का जो व्यवस्था है वो 1890 से लेकर 1937 के रूप में यहाँ पे रहा है। इनका जो टाइम पीरियड, छायावाद के जो चार स्तंभों में से एक स्तंभ ये माने जाते हैं। छायावाद है ना, इन चार कवियों के ऊपर ही टिका हुआ था। उनकी रचनाएं बोला जाता है कामयायनी। इनमें रचनाओं का स्वरूप ज्यादा लिखने को मिलेगा। छायावाद की जो सर्वश्रेष्ठ जो चेष्टा है, प्रारंभ में इन्होंने ब्रज भाषा कविताएं लिखी। उसके बाद इन्होंने खड़ी व्यवस्थाओं का स्वरूप आगे बढ़ाया। क्यों? क्योंकि जो ब्रज भाषा लोग अशिक्षित अशिक्षित होने के कारण समझ नहीं पाते थे, तब जाके इन्होंने खड़ी बोली का विस्तार किया। कवि होने के साथ साथ ये आपके गंभीर चिंतक भी थे। कवि के साथ साथ ये गंभीर चिंतक भी थे, जिसके अंतर्गत इन्होंने शैव दर्शन की व्यवस्था अभिव्यक्त करने का प्रयास किया था। ठीक है, इनकी काव्य रचना का बोल सकते हो उर्वशी 1909 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, प्रेम राज्य 1909 में प्रकाशित हुआ था। यो है अयोध्या का उद्धार, ये 1910 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, अब उसके बाद कान कुसुम, ये आपका 1913 में प्रकाशित हुआ था। प्रेम पथिक, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेम पथिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी रचनाएं हैं, 1913 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, आंसू 1925 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तो ये आपके बोल सकते हो कि इनकी काव्य रचना है। ठीक है, तो इन काव्य रचना जो कि आपका देखा जाता है पहले ब्रज भाषा में की गई, किंतु बाद में इसे खड़ी बोली में बदल दिया गया था। क्यों? क्योंकि लोग अशिक्षित थे, ब्रज भाषा समझने में कुशल नहीं थे, अकुशल थे। ठीक है, तो ये आपके बोल सकते हो जयशंकर प्रसाद के महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं का स्वरूप माना जाता है, जो कि छायावाद के एक चार स्तंभों में से एक स्तंभ ये माने जाते हैं। उसके बाद हमारे आ जाते हैं सुमित्रानंद पंत। कवि पंत जो है आपके देखा जाता है 1900 से लेके 1970 तक इनका जो टाइम पीरियड रहा है। छायावाद के स्तंभों में से ये आपके दूसरे स्तंभ माने जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बोल सकते हो कासिम भी कोसाम्बी में इनका जन्मे। ये आपके बोल सकते हो अल्मोड़ा जिले में इनका जन्म हुआ, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया था इनके बारे में। बचपन में ही इनकी माता की मृत्यु हो जाने के बाद बोल सकते हो इन्होंने दादी के रूप में, यानी कि बोल सकते हो कि दादी के रूप में ही इन्होंने अपना पालन पोषण करवाया। ठीक है, पंत जी की जो पहली कविता है गिरजे का घंटा, ये आपका पहला कविता इनके रूप में देखा गया 1916 में प्रकाशित हुआ था इनकी रचना के रूप में। ठीक है, उसके बाद उनके आरंभिक ग्रंथ की बात कर ली जाए तो आपके ग्रंथी 1920 में प्रकाशित हुआ, वीणा 1927 में प्रकाशित हुआ, पल्लव पल्लव इनका बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ था, 1928 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, अब उसके बाद हमारे आ जाते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो टाइम पीरियड है 1896 से लेकर 1962 तक इनका जो टाइम पीरियड रहता है। ठीक है, उनकी कविता का कारण छायावादी जो है वो आपके तीसरे स्तंभ के रूप में जाने गए। अब उसके बाद इनकी जो महत्वपूर्ण स्वरूप है, सन 1916 से लेकर 1958 तक इन्होंने निरंतर काल तक काव्य साधना के रूप में अपने आप को आगे बढ़ाया था। यानी कि 16 से लिखना स्टार्ट किया और 1958 तक इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं व्यवस्थित रूप में लिखी गई। रचनाएं की बात कर लिए तो यहाँ पे अनामिका अनामिका 1923 में प्रकाशित हुआ था। गीतिका 1936 में प्रकाशित हुआ था। परिमल, ये इंपॉर्टेंट है, परिमल है इंपॉर्टेंट है, 1930 में प्रकाशित हुआ था। और तुलसीदास 1938 में 38 में प्रकाशित हुआ था इनकी रचनाओं में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इनके जो
अब महादेवी वर्मा की बात कर लेते हैं, तो महादेवी वर्मा जो कि 1907 से लेके 1987 तक इनका जो टाइम पीरियड रहता है, ठीक है। मीरा के बाद मीरा के बाद हिंदी में इन्होंने अपने आप को सार्वजनिक रूप में अपना उद्धार किया, ठीक है। एक महत्वपूर्ण कवित्री के रूप में जानी गई, जिन्होंने इनकी रचनाओं में बोल सकते हो औरतों और बोल सकते हो स्त्रियों का सुधार महत्वपूर्ण रूप से देखने को मिला था, ठीक है। इन्होंने सूक्ष्म वेदना का स्वरूप को खत्म करते हुए अमीर घराने में जन्म लेने के बावजूद भी इन्होंने कभी भी उस तरीके का रुतबा अपने बोल सकते हो लहजे में नहीं अपनाया, और महिलाओं की स्थिति के लिए इन्होंने अपने आप को न्यौछावर रूप में विकसित करने का प्रयास शुरू से ही किया था, ठीक है। जिसके अंतर्गत इनकी जो व्यवस्थाओं हैं वो आपके भावनात्मक व्यवस्था के रूप में, महिलाओं की कृत्रिम व्यवस्था के रूप में इनकी रचनाएं देखने को मिलती हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं इनके काव्य संग्रह का। निहार 1930 में प्रकाशित हुआ। रसीम ये आपका मुख्य इनकी भी रचनाएं हैं 1932 में जो कि प्रकाशित हुआ था। तो ये आपके बोल सकते हैं, एक से मैं बता रहा हूँ, देखो तो एक सेकंड से मैं दोबारा ही बता रहा हूँ। तो हमारा ये अगला क्वेश्चन है, प्रथम रसीम कविता का महत्व बताइए। हमारा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छे से कर लीजिएगा। कवि ने प्रथम रसीम कविता का जो सुबह का उजागर किरणों का स्वरूप देखा है, जिसके अंतर्गत यहाँ पे कवि ने जो आपके प्रथम रसीम कविता है, जिसमें आपका विश्व स्तर पर बात किया जाए तो प्रकृति की सौंदर्यता को वर्णन करते हुए प्रथम रसीम कविता का विस्तार यहाँ पे देखा गया, जिसके अंतर्गत प्रकृति की सौंदर्यता जो सुबह सुबह प्राकृतिक जिस तरीके से अपनी मनोस्थिति में अपनी महत्वपूर्ण रचना के रूप में, या फिर बोल सकते हैं अपने महत्वपूर्ण व्यवस्था के रूप में जो प्रकृति की सुंदरता है उसको आगे बढ़ाने का यहाँ पर विकसित व्यवस्था के रूप में अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है, तथा संसार में एक नए सुबह और बोल सकते हो एक नए विचार का, नए व्यवस्थाओं का स्वरूप देखने को मिला, ठीक है। यहाँ पे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिसके अंतर्गत यहाँ पे बात कर ली जाए तो यहाँ पे आ, इस बात से रचनाओं के इनकी रचनाओं में जिस तरीके से चिड़ियों और सूर्य का जो एक कॉम्बिनेशन बताया गया है, कि जिस तरीके से सूर्य का जो उद्गम समय होता है, उस समय चिड़ियों का चिहचिहाना एक स्वाभाविक रूप में प्रकृति की सौंदर्यता का वर्णन करता है। तो प्रथम रसीम कविता में एक वही बात कही गई है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा। भाव और इनकी भाषा का जो दृष्टिकोण है इस कविता में, जिसके अंतर्गत यहाँ पे प्राकृतिक और प्रकृति की जो दुर्लभ व्यवस्था है, जो प्राकृतिक की सौंदर्यता है, उसको महत्वपूर्ण रूप से इनमें यहाँ पे प्रस्तुतिकरण के माध्यम से समाज में प्रकृति की सौंदर्यता का उद्धार करने का प्रयास किया गया, ठीक है। प्रथम रसीम कविता में यहाँ पे जिस तरीके से प्राकृतिक निर्मल और निश्चल रूप में स्वतंत्र है, उसी तरीके से हमारे समाज में स्वतंत्रता व्यवस्था का जो प्राकृतिक की सौंदर्यता को वर्णन करते हुए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा हमारे बोल सकते हो समाज में भी स्वतंत्रता और बोल सकते हो सुंदरता का विस्तार उनके द्वारा करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रथम रसीम कविता में जिस तरीके से यहाँ पे सुबह सुबह जो किरणें समाज में एक नए उद्धार का, एक नए व्यवस्था, एक नए दिन का जन्म लेता है, ठीक उसी प्रकार से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला चाहते हैं कि हमारे समाज में भी जो अंग्रेजी व्यवस्था था उसका समापन होते हुए हमारे एक नई व्यवस्थाओं का उद्धार हो। तो प्रथम रसीम कविता पूर्ण रूप से आपका देखा गया कि प्राकृतिक पे आधारित ये कविता था, प्राकृतिक की सुंदरता पर आधारित ये आपका कविता के रूप में देखा गया था। क्लियर है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रिय प्रवास रचना में कृष्ण के चरित्र के प्रति स्वयं कवि का क्या कथन है। प्रिय प्रवास रचना प्रिय प्रवास रचना में कृष्ण के चरित्र के प्रति स्वयं कवि का क्या कथन है। बात कर लेते हैं प्रिय प्रवास ग्रंथ, जो कि श्री कृष्ण के मथुरा यात्रा है और उसकी इनका जो प्रिय प्रवास कहा गया, यहाँ पे एक यात्रा के रूप में कथा वस्तु का स्वरूप यहाँ पे यात्रा के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो कि मथुरा की एक यात्रा होती है, जिसमें आपका ब्रज लीलाएं और आपका बोल सकते हो श्री कृष्ण की लीलाएं यहाँ पे स्वरूप में आपका उद्धार किया गया है, ठीक है। जिस तरीके से श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ अपनी लीलाओं का स्वरूप उजागर किया, तो प्रिय प्रवास रचना में यहाँ पे देखने को मिला श्री कृष्ण चंद्र के द्वारा
मथुरा की लीला करते हुए, मथुरा की यात्रा करते हुए उन्होंने श्री कृष्ण की हर एक लीलाओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया या फिर उसका निरीक्षण किया। हर एक क्षण में श्री कृष्ण और जैसे कि गुरु कालिदास के रूप में जो आपके देखे गए, हर हर, हर लोगों जैसे मीराबाई, श्री कृष्ण के प्रेम रूप में उनकी लीलाओं का स्वरूप देखने को मिला। हर लोगों का एक संस्कार जो देखने को मिला वहाँ पर अवतरित मथुरा में श्री कृष्ण का जो स्वरूप है पूर्ण रूप से निर्धारित किया गया है या फिर बोल सकते हो स्वरूप तैयार किया गया है। तो मथुरा की इन्हीं व्यवस्था में वृंदावन की व्यवस्था या फिर बोल सकते हो कि आपके बोल सकते हो कि आपके जो जो यदुवंशी थे श्री कृष्ण के, जिस तरीके यादव वंश के जो वंशज थे, उन सभी का जो लीलाएं हैं श्री कृष्ण के रूप में मथुरा का जो यात्रा के रूप में इनको देखने को मिलता है, श्री श्री कृष्ण चंद्र को। ठीक है, मथुरा की यात्रा के दौरान उनको देखने को मिलता है कि श्री कृष्ण के जो जन्म और जन्म स्थान से उनके जो संबंधित जितने भी लीलाएं हैं वो आपके श्री कृष्ण महसूस करते हुए प्रिय प्रवास व्यवस्था का रचना स्वरूप में अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। उनके द्वारा उनका जो मतलब श्री कृष्ण का अवतार है, श्री कृष्ण के उस अवतार को उन्होंने उजागर करते हुए भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर अपना बोल सकते हो कि अपने आप को चरण स्पर्श करते हुए अपने आप को तन मन धन से अपने आप को श्री कृष्ण के चरणों में निछावर कर दिया। इसी को प्रिय प्रवास की संज्ञा के रूप में यहाँ पे वास्तविक रूप में प्रस्तुत किया गया, जिसके अंतर्गत यहाँ पर प्रिय प्रवास की देखा जाए तो इनकी रचनाओं में श्री कृष्ण के द्वारा, श्री कृष्ण चंद्र के द्वारा इनके रूप में मथुरा की यात्रा करते हुए श्री कृष्ण के हर एक लीलाओं का हर एक पल हर एक क्षण का विस्तार रूप में यहाँ पे सज्जन के रूप में प्रस्तुत करते हुए, सज्जन यानी कि बोल सकते हो एक महान व्यक्ति, ठीक है, एक बोल सकते हैं भगवान के रूप में इन्होंने श्री कृष्ण के जीवन का वर्णन करते हुए कृष्ण की लीलाओं तथा बाल्य अवस्था के साथ साथ उनके युवा अवस्था, ठीक है, उस व्यवस्था में इनकी रचनाएं देखने को मिलती है। तो इसे प्रिय प्रवास के रूप में श्री कृष्ण के चरित्र का रूप में यहाँ पे वर्णन किया गया है। क्लियर है? अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है कि आपके एग्जाम के लिए वैल्यूएबल एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम बात कर लेते हैं, बादल राग कविता का मुख्य अभिप्राय क्या है। ये आपका क्वेश्चन है। बादल राग कविता, जिसमें आपका अनामिका कविता से ली गई एक पंक्ति है। अनामिका कविता यानी कि ये तो बादल राग है ना, ये एक छोटा सा मतलब अंश है। अनामिका काव्य से लिया गया एक अंश के रूप में है। निराला यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा यहाँ पे अवतरित किया गया या फिर अंगीकृत रूप में यहाँ पे बादल राग को प्रस्तुत किया गया। ठीक है, जिसमें आपका बोल सकते हैं कि यहाँ पर बादल किसान के लिए एक उल्लास का एक निर्माण करता है, जिसके अंतर्गत जो मजदूर किसान होते हैं ना, बादल उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण खुशियों का उजागर करता है। एक किसान जिस तरीके से बादल का इंतजार करते हुए अपने फसल के तैयार होने के लिए बादल का इंतजार करता है, तो वो उसके लिए एक उल्लास का समय होता है। ठीक है, बादल की क्रांति का लाभ उठाने के लिए किसानों के जीवन में सबसे खुशहाली का माहौल रहता है। खेतों में बड़े बड़े पौधे या फिर बोल सकते हैं फसलों का उजागर करने के लिए वास्तविक रूप में किसान इतना प्रसन्न कोई नहीं होता बादल राग के रूप में। ठीक है, किसानों का इसी व्यवस्था का स्वरूप हमें देखने को मिलता है कि बादल राग के रूप में देखा जाता है। ठीक है, बादल राग की बात कर ली जाए तो यहाँ पर कविता कवि के कहता है कि छोटे और हल्के पौधे जो हिल-जुल कर आपके देखे जाते हैं, जैसे कि बादलों में जो आपके हवाएं तेज चलती है, तो मानो कि उनके साथ वो हिलोरे यानी कि बोल सकते हो झूले झूल रहे हों। कवि इसी बात को प्रस्तुत करते हुए बादल राग कविता का पंक्ति प्रस्तुत करते हुए क्रांति से एक संबंधित व्यवस्थाओं का स्वरूप करता है। यानी कि जब अगर वो बादल समय पे आ जाता है तो किसानों के एक खुशियों का माहौल उत्सर्जन कर देता है। लेकिन वही अगर बादल समय के बाद या फिर समय से पहले आ जाता है तो वही बादल किसानों के जीवन का दुख का कारण भी बन जाता है। ठीक है, बादल जो आपका देखा जाता है कि हर एक व्यक्ति के लिए हर एक व्यक्ति की प्रसन्नता का एक स्वरूप माना जाता है। छोटे बच्चों से लेके बड़े बच्चों तक, बड़े युवाओं तक बादल है
एक उल्लास और एक बोल सकते हो खुशियों का माहौल बन जाता है। बादलों के आने से एक वातावरण में जो खुशहाली और ठंडी-ठंडी शीतल हवाओं का स्वरूप होता है, वो तैयार हो जाता है। और बादलों के बरसने से मानो मिट्टी में एक ऐसी खुशबू का उत्सर्जन होता है जैसे कि मानो उसमें मिट्टी में हम अपने आप को समाहित कर लें। तो ये सारी बातें यहाँ पे सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा बादल राग कविता में कहा जा रहा है कि बादल है वो किसानों के जीवन के लिए से कितना संबंधित है, किसानों के जीवन में कितना उनका महत्वपूर्ण योगदान है। ये आपका महत्वपूर्ण रूप से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा बादल राग कविता के माध्यम से कहा जा रहा है। बादलों की इस कृत्रिम व्यवस्था के रूप में बादलों की इस व्यवस्था के रूप में हमारे किसानों का जो उल्लास है, उनकी जो खुशियों का स्वरूप है, उसे तरोताजा रूप में अपने आप को विकसित करना, ये सारी बातें उनके मजदूरी व्यवस्था के रूप में, उनके हर एक जीवन में, उनकी जो जितना मेहनत है, मानो कि उन मेहनत का बोल सकते हो फल बादल के रूप में मिल रहा है। तो ये सारी बातें इस कविता में कही गई है। तो इस कविता का समरीज के रूप में देखा जाए तो यहाँ पे बादलों राग जो है वो प्रकृति का एक सौंदर्यता चित्रण करते हुए बादल यानी कि बारिश का मौसम का वर्णन करते हुए किसानों के जीवन का एक खुशहाली का पल मानते हुए यहाँ पे इसका प्रस्तुतिकरण के रूप में देखा गया है, जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि किसानों के जीवन में बादल का जो भूमिका है वो एक खुशियों से भरा महत्वपूर्ण भूमिका रहता है। क्लियर है? अपने इस क्लास को एंड करते हैं। हमारा आप इन्हीं क्वेश्चंस को अच्छे से कर लीजिए, आपके एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। इन क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा और स्टडी कर लीजिए। ओके एवरीवन। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।